आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ होम साइंस गृह विज्ञान सब्जेक्ट कोड 216 की एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो के अंदर बुक 1 यानी कि जो आपकी किताब 1 है उसके सारे महत्वपूर्ण पाठ और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कवर किए हैं। जैसा कि आप जानते हो, न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न पर इस बार पेपर आ रहा है और इस बार पेपर में टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 47 क्वेश्चन आएंगे और 1 से लेके 31 तक के जो क्वेश्चन होंगे आपके होंगे पार्ट ए सेक्शन ए में। तो जहां पर आपसे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और लिस्ट ए और लिस्ट बी आएगा। पार्ट बी में सारे के सारे किताब के क्वेश्चन होंगे और ये होंगे 32 से लेकर 47 तक। तो जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें आपको 32 से लेकर 47 तक के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। एमसीक्यू के लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे। गृह विज्ञान का जो पेपर आएगा उसमें आपको पॉइंट्स में लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 लाइन, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 6 लाइन। होम साइंस सारी की सारी पॉइंट में लिखी जाती है। पास होने का यही तरीका है। सबसे पहले प्रश्न है, गृह विज्ञान क्या है? तो गृह विज्ञान एक विषय है जो घर से संबंधित है, जिसमें यह सब पढ़ाया जाता है कि घर के अंदर वस्तुओं का, संसाधनों का रख रखाव कैसे करना है, अगर कोई हमारे घर रिश्तेदार आता है तो क्या करना है, घर के अंदर बिजली कैसे बचानी है, पानी कैसे बचाना है और घर के अंदर दुर्घटना होने से कैसे बचानी है। यह सब हम पढ़ते हैं गृह विज्ञान के अंदर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गृह विज्ञान के बारे में कोई 3 भ्रम बताइए। देखिए, भ्रम का मतलब होता है गलतफहमियां। गृह विज्ञान के बारे में कुछ भ्रम हैं। भ्रम नंबर 1, गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों का सब्जेक्ट है, लड़कों का सब्जेक्ट नहीं है। यह एक भ्रम है। भ्रम नंबर 2, गृह विज्ञान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इसे तो लड़कियां वैसे ही अपनी दादी और मामी से सीख सकती हैं। भ्रम जो तीसरा है वो यह है कि गृह विज्ञान पढ़ने के बाद रोजगार नहीं मिलता, यानी कि नौकरी नहीं मिलती। यह तीनों गृह विज्ञान के बारे में भ्रम है, यानी कि गलतफहमियां हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि गृह विज्ञान में रोजगार के क्या अवसर हैं। देखिए, रोजगार 2 तरह का होता है। एक तो होता है स्वरोजगार यानी कि अपना काम, और एक होता है वेतन रोजगार यानी कि ऐसा काम जिसके बदले हमको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो गृह विज्ञान पढ़ने के बाद स्वरोजगार के क्षेत्र में हम अपना पार्लर खोल सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, ढाबा खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और घर पर टिफिन सर्विस की शुरुआत कर सकते हैं। अन्य कई सारे काम कर सकते हैं जिससे गृह विज्ञान पढ़ने के बाद हम अपने घर पर ही अपना काम धंधा करके कमा सकते हैं। तो यह हो गया स्वरोजगार। दूसरी तरफ बात करते हैं वेतन रोजगार की। गृह विज्ञान विषय को पढ़ने के बाद आप गृह विज्ञान के अध्यापक बन सकते हैं, आप आंगनवाड़ी में जॉब कर सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं, आप किसी अच्छे होटल में जॉब कर सकते हैं, आप किसी अच्छी कंपनी में जाकर भी काम कर सकते हैं, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में जाकर भी काम कर सकते हैं और वेतन प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन को पकाने के लाभ। भोजन को क्यों पकाना चाहिए और इसके क्या लाभ है? देखिए, भोजन को पकाने से भोजन के अंदर जो भी कीटाणु, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। भोजन के पकाने से भोजन में अच्छी खुशबू आती है। भोजन को पकाने से भोजन के अंदर विविधता आती है। खाने के बाद पचने में आसान हो जाता है, अर्थात पका हुआ भोजन बहुत ही आसानी से पच जाता है। अच्छी खुशबू आती है और कई तरह के व्यंजन बन सकते हैं। पकाने के बाद भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और पकाने के बाद भोजन के अंदर स्वाद, खुशबू, अच्छी रंग और अच्छी गंध यानी कि खुशबू भी आ जाती है। इसलिए भोजन को पकाना चाहिए। अब बात करते हैं भोजन को पकाने की विधियां। भोजन को पकाने की कई सारी विधियां होती हैं जिसमें प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नम ताप द्वारा, नम ताप विधि। नंबर 2, शुष्क ताप विधि। नंबर 3, तलकर पकाना। नंबर 4, सोलर कुकर में पकाना। नंबर 5, माइक्रोवेव ओवन में पकाना। नंबर 5, माइक्रोवेव ओवन में पकाना। अब मैं आपको बताता हूँ नम ताप विधि द्वारा। देखिए, नम ताप विधि में क्या करते हैं, जैसे कि आपने कोई बर्तन रख दिया और बर्तन के नीचे लगा दी आग। उदाहरण के लिए उबालना, आपने क्या करना है, आलू को उबाला, तो ये हो गई नम ताप विधि।
धीमी धीमी आंच पर पकाना, भाप के द्वारा पकाना और प्रेशर कुकर में पकाना। अगर आप कुकर के अंदर खाना बना रहे हैं तो ये भी हो गई नमताप विधि। दूसरी विधि है शुष्क ताप। शुष्क ताप यानी कि बेक करना, भूनना, आंच पर सेकना। जैसे कि बैंगन को भूनना, ये क्या है? शुष्क ताप। यानी कि आप सीधा वस्तु को या खाने पीने की जो वस्तु है उसको, पदार्थ को सीधा संपर्क में लाते हैं, जैसे बैंगन को भूनना। आंच पर सेकना, जैसे कि लिट्टी चोखा बनते हैं तो वहाँ पे जो लिट्टी होती है उन्हें क्या करते हैं? शुष्क ताप विधि द्वारा हम सेकते हैं। अब बात करते हैं तलना। देखिए, तलना दो तरह का होता है, एक तो कम तेल में तलना, एक होता है ज़्यादा तेल में तलना। ज़्यादा तेल में तलना यानी कि पूरी, जब पूरी बनती है तो आप ज़्यादा तेल में तलते हो। कम ताप में तलना यानी कि ऑमलेट बनाना, जब आप ऑमलेट बनाते हो तो आप कम तेल में तलते हो। अगला जो विधि है वो है सोलर कुकर में। सोलर कुकर यानी कि जो सन की ऊर्जा से, यानी कि सूर्य की ऊर्जा से भोजन को पकाया जाता है, उसे बोलते हैं सोलर कुकर। और एक होता है माइक्रोवेव ओवन या अवन, उसमें पकाकर जो भोजन को पकाया जाता है। तो ये हो गई आपको भोजन के पकाने की 5 विधियां: नमताप, शुष्क ताप, तलना, माइक्रोवेव ओवन द्वारा और सोलर कुकर द्वारा। यह 5 विधियां होती हैं भोजन को पकाने की। नश्वरता के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं: गैर नाशवान, अर्धनाशवान और नाशवान। गैर नाशवान ऐसे पदार्थ होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग किए जा सकते हैं और नष्ट नहीं होते, जैसे कि नमक, दाल और चीनी, जो आपके घर में आते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। उसके बाद होते हैं अर्धनाशवान। देखिए, अर्धनाशवान क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो 15 से 20 दिन तक चल जाते हैं, जैसे कि प्याज और अदरक। तीसरे होते हैं नाशवान पदार्थ। नाशवान पदार्थ कौन से होते हैं? जो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते, जैसे कि टमाटर और दूध। ये हमें 1-2 दिन के अंदर ही खत्म करने पड़ते हैं। तो नश्वरता अर्थात नष्ट होने के आधार पर 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं: नाशवान, अर्धनाशवान और गैर नाशवान। अब बात करते हैं खाद्य संरक्षण। देखिए, संरक्षण का मतलब होता है लंबे समय तक सुरक्षित रखना। खाद्य संरक्षण की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 हिमीकरण। हिमीकरण यानी कि ठंडा करना। जैसे कि हम दूध लेकर आए और हमने उसे फ्रिज में रख दिया तो वो 2-4 दिन तक सुरक्षित रहेगा, यह हो गया हिमीकरण। एक होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण यानी कि बार बार गर्म करना और तापमान को बढ़ाना, यह होता है निर्जलीकरण। आपने देखा होगा, जैसे कि आपकी माताजी अचार डालती हैं तो उस अचार को 10 से 15 दिन के बाद धूप दिखाती हैं और उसका मकसद होता है निर्जलीकरण। और तीसरा वाला जो होता है प्रतिरक्षकों का प्रयोग। प्रतिरक्षकों का प्रयोग मतलब, जैसे कि अचार के अंदर हम ना सिरका डालते हैं। सिरका होता है ना, जो सिरका, वो अचार के अंदर डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि अचार नष्ट ना हो, खराब ना हो, इसलिए हम उसमें क्या डाल देते हैं? प्रतिरक्षक, यानी ऐसे पदार्थ जो उनकी रक्षा करता है। तो यह हो गया एक प्रतिरक्षक का उदाहरण। तो 3 प्रकार से हम खाने पीने की वस्तुओं का संरक्षण कर सकते हैं: हिमीकरण, निर्जलीकरण और प्रतिरक्षक विधि के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोग क्या होते हैं? रोग के प्रकार बताइए। देखिए, रोग एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करता, जिसमें शरीर कष्ट में होता है, जिसमें शरीर के साथ कोई ना कोई दुख या बीमारी होती है। इस अवस्था को हम बोलते हैं रोग। रोग 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं गैर संक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो हमें एक दूसरे से फैलते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम और कोरोना वायरस, जो एक दूसरे से फैलता है उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। एक होते हैं गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलते, जैसे कि अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है और मैं आपके पास बैठता हूं तो वो दांत का दर्द मुझे नहीं हो सकता, यह हो गया गैर संक्रामक रोग। अगला प्रश्न है कि संक्रामक रोगों को फैलने के क्या कारण होते हैं और संक्रामक रोगों पर किस तरह नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए, संक्रामक रोग जो फैलते हैं एक दूसरे के पास बैठने से, एक दूसरे का झूठा खाने से,
एक दूसरे की छींक से, एक दूसरे के पास आने से और उनके वायु यानी कि जो सांसें होती हैं उसके द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं। अगर हमें संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? बार बार हाथ धोने चाहिए, बीमार व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि आपने कोविड के दौरान किया था। संक्रामक रोगों से बचने के सारे तरीके आपने कोविड में सीखे थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन शैली रोग क्या होते हैं? देखिए, जीवन शैली रोग होते हैं जो आपकी गलत आदतों की वजह से होते हैं। जैसे कि आप बाजार गए और बाजार में जाके आपने कोल्ड ड्रिंक पी या चाउमीन खाई या किसी ऐसी दुकान से खाना खाया जो हाइजीनिक नहीं थी, जो काफ़ी गंदी थी, तो उसकी वजह से आपको एक बीमारी लग सकती है। यह होते हैं जीवन शैली रोग। ऐसे रोग जैसे कि आप बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं और उसके बाद आपकी आंखों में दर्द होता है, यह भी हो गया एक जीवन शैली रोग। आपने क्या किया? गंदी आदतें पाल रखी हैं, जैसे कि आपने हाथ नहीं धोए, आपने ब्रश नहीं किया, आप तरीके से फ्रेश नहीं हुए, तो इसकी वजह से जो बीमारी लगेंगी, आपकी गलत आदतों की वजह से, गलत व्यवहार की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं जीवन शैली रोग। अगर जीवन शैली रोगों से बचना है तो बार बार हाथ धोइए, बाहर का खाना मत खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, साफ सुथरी जगह से ही खाना लीजिए। यह सब काम करेंगे तो आपको जीवन शैली रोग नहीं होंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोजन के पकाने से पहले कौन कौन सी तैयारी और कौन कौन सी सावधानी करनी चाहिए? अब सुनिए, अगर आप भोजन पका रहे हैं तो सबसे पहले आपकी किचन साफ सुथरी होनी चाहिए। सब्जी को पकाने से पहले अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। किचन के अंदर एक ऐसा कपड़ा जरूर हो जिससे आप हाथ धो सकें। भोजन को पकाते समय भोजन को ढकना चाहिए। भोजन को पकाते समय वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। भोजन को पकाते समय उसमें मिर्च मसालों का जो प्रयोग करते हैं बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। भोजन को प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए और भोजन को धीमी आंच पर पकाना चाहिए। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप भोजन को पका रहे हैं, और पकाने के बाद भोजन को अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। तो ये बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, धुलाई और ड्राई क्लीनिंग में क्या अंतर होता है? देखिए, धुलाई तो घर के अंदर होती है और ड्राई क्लीनिंग दुकान पर जाके होती है। धुलाई के अंदर पानी का प्रयोग किया जाता है और ड्राई क्लीनिंग के अंदर केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग होती है शुष्क धुलाई, और घर के अंदर जो धुलाई होती है वो होती है गीली धुलाई। अगर हम कपड़ों को धोते हैं तो एक तो होती है ड्राई क्लीन और एक होती है गीली वाली धुलाई, यानी कि अपने घर के अंदर कपड़ों का धोना। ड्राई क्लीनिंग में केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, शुष्क रखा जाता है, कपड़ों को भिगोया नहीं जाता और केमिकल के माध्यम से उनकी साफ सफाई की जाती है और दुकान पर जाके की जाती है, और ड्राई क्लीनिंग होती है महंगी। दूसरी तरफ घर के अंदर जो कपड़े धोते हैं वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से लिख दोगे। अगला प्रश्न है, धुलाई के चरण। देखिए, धुलाई के क्या चरण हैं, यानी कि वस्त्र यानी कि कपड़ों की धुलाई के क्या चरण हैं। अब बात करते हैं, आपके घर में भी कपड़े धोए जाते होंगे। तो सबसे पहले कपड़ों को छांटा जाता है, यानी कि रंगीन कपड़े, सफ़ेद कपड़े और काले कपड़े अलग किए जाते हैं धोने से पहले। काले कपड़ों के साथ सफ़ेद कपड़ों को नहीं धोया जाता, और ऐसे कपड़े जो रंग छोड़ सकते हैं उनको अलग से धोया जाता है। पहला काम किया जाता है वस्त्रों की छटाई। फिर वस्त्रों को भिगो दिया जाता है, उन्हें भिगो के सर्फ में रख दिया जाता है। सर्फ में रखने के बाद उनको 2-4 घंटे के बाद खंगाला जाता है, रगड़ा जाता है। हल्के हाथ से रगड़ना चाहिए या वॉशिंग मशीन में डाल देना चाहिए। जब कपड़े अच्छी तरह से साफ हो जाएं तो उनको पानी में खंगाल कर उनको बाहर सुखाना चाहिए, उल्टा करके सुखाना चाहिए, यानी कि सीधी तरफ से कपड़ों को नहीं सुखाना चाहिए। कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए, और जब कपड़े घर के अंदर लाएं तो उन्हें संभाल कर तह लगा कर रखें। उसके बाद अच्छी तरीके से प्रेस करें। आयरन करने के बाद साफ सुथरे तरीके से हैंगर पर टांग देने चाहिए। तो ये होते हैं धुलाई के चरण। अगला प्रश्न है, धब्बा किसे कहते हैं और धब्बों को वस्त्रों से किस प्रकार छुड़ाया जाता है? धब्बा यानी कि गंदा निशान।
जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ और चाय मेरी शर्ट पर गिर जाती है तो वहाँ पर एक धब्बा पड़ जाएगा। चाय का धब्बा हो सकता है, ग्रीस का धब्बा हो सकता है, रंग का धब्बा हो सकता है, कॉफ़ी का भी धब्बा हो सकता है, सब्जी का भी धब्बा या दाग हो सकता है। धब्बा या दाग, जैसे ही कोई वस्त्र पर कोई दाग लगता है, तुरंत की तुरंत उसे पानी से धो देना चाहिए, जिससे उस दाग और धब्बे का प्रभाव कम हो जाता है। धब्बा पड़ने के बाद उस कपड़े को हमें सर्फ में धोना चाहिए और उस स्थान को हल्का ही रगड़ना चाहिए। अगर हम ज़्यादा रगड़ेंगे तो वस्त्र के फटने का डर होता है। अगर धब्बा काफ़ी मजबूत है और छूट नहीं रहा है तो वहाँ पर फिर वैनिश का प्रयोग करें, जिससे वो धब्बा आसानी से छूट जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्त्र परिसज्जा क्या होती है? देखिए, वस्त्र यानी कि कपड़े, परिसज्जा यानी कि सजावट। कपड़ों को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए जो भी तौर तरीके अपनाए जाते हैं उसको बोलते हैं वस्त्र परिसज्जा। जैसे कि लहंगे के अंदर गोटा लगाना, साड़ी के अंदर फॉल लगाना, और सूट लाए हैं आप सिलवाकर तो सूट के अंदर अस्तर का प्रयोग करना, यह सब वस्त्र परिसज्जा कहलाता है। कपड़ों को सुंदर, आकर्षक और मजबूत बनाने के लिए जो भी तौर तरीके हम अपना सकते हैं उसको कहते हैं वस्त्र परिसज्जा। अगला प्रश्न है, विरंजन क्या होता है? कपड़ों में से पीलेपन को निकालने के लिए कपड़ों को धोते समय हम जिस केमिकल का प्रयोग करते हैं उस केमिकल का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कपड़ों के अंदर से पीलेपन को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करना और कपड़ों के पीलेपन को निकालना ही क्या कहलाता है? विरंजन। उम्मीद करता हूँ आप विरंजन समझ गए होंगे। कपड़ों के पीलेपन को खत्म करना हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से। धोते समय हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करें और पीले कपड़ों का रंग दोबारा से सफेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मर्सीकरण क्या होता है? कपास से बने हुए कपड़ों को सुंदर, चमकदार और मजबूत बनाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कपड़ों को, कौन से कपड़े? जो कपास के बने हुए कपड़े होते हैं उनको सुंदर, मजबूत बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं और इसको बोलते हैं मर्सीकरण। मर्सीकरण। अगला प्रश्न है, रंजक किसे कहते हैं? रंजक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, रंजक रंजक यानी कि रंगने वाले पदार्थ। अगर हम किसी कपड़े को रंगना चाहते हैं तो दो तरह के रंजक होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे कि हल्दी। हल्दी का प्रयोग हम कर सकते हैं प्राकृतिक रंजक के रूप में। दूसरे होते हैं कृत्रिम, यानी कि केमिकल्स। केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं हम कपड़ों को रंगने में। तो रंजक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कपड़ों को रंगने में काम आते हैं, रंग लगाने में काम आते हैं, कपड़ों पर रंग चढ़ाने के काम आते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जैसे कि हल्दी और कृत्रिम जैसे कि केमिकल वाले कलर। तो ये होते हैं रंजक। अब बात करते हैं टाई और डाई का क्या अर्थ है। देखिए, टाई और डाई, टाई का मतलब बांधना और डाई का मतलब रंगना। राजस्थान के अंदर विशेष तौर से टाई और डाई किया जाता है, यानी कि अगर हम किसी कपड़े को रंगना चाहते हैं तो पहले कपड़े को हम बांधेंगे, फिर उसे रंग में डुबोएंगे और जहां तक कपड़ा बंधा हुआ होगा वहां तक कपड़े पर रंग चढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं टाई और डाई। एक मिनट, मैं आपको अभी उदाहरण से समझाता हूँ। अब मैं आपको टाई और डाई समझाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक सफेद रंग का रूमाल है। मैंने इस पर रंग लगाना है, रंग चढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे धागे के माध्यम से बांध दूंगा और इसको रंग में डुबो दूंगा। रंग क्या करेगा, धीरे धीरे इस कपड़े पर चढ़ना शुरू करेगा और जहां तक धागा बंधा हुआ है वहां तक रंग चढ़ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम टाई और डाई कहते हैं।